हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम अपने एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स और क्या पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेट बैंक्स की बराबरी कर रहे हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए मैंने ये आपके लिए बिल्कुल खास तौर पे वीडियो बनाया क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस टॉपिक को लेकर डाउट आ रहा था। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो इस पे डिटेल में बना ही लेनी चाहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। अब हम अपने बैंक की तरफ अगर आए तो मोस्ट ऑफ द पीपल अगर बैंक अकाउंट खुलवाने जाएं तो वो कौन से बैंक को चूज करेंगे? क्या वो प्राइवेट बैंक को चूज करेंगे या वो पब्लिक बैंक को चूज करेंगे? आप भी अपनी कमेंट्स में राय बताइएगा कि आप कौन से बैंक को चूज करेंगे। प्लस प्राइवेट बैंक कौन कौन से हैं? मेजरली HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ऐसी ये सारे प्राइवेट बैंक हैं। और पब्लिक बैंक में आपका आ गया SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे आ गए। लेकिन लोग क्यों आप प्रेफर करना चाहेंगे प्राइवेट बैंक्स को? प्राइवेट बैंक्स को आप इसलिए प्रेफर करना चाहेंगे क्योंकि जो सर्विसेज प्राइवेट बैंक्स देते हैं वो काफी ज्यादा बेटर रहती है, काफी अच्छी रहती है। यही अगर मैं आप बात कर लीजिए नेट बैंकिंग के हवाले से, तो जब भी आप नेट बैंकिंग का या मोबाइल ऐप यूज करते हैं इन बैंक्स का, पब्लिक बैंक्स का, तो वो आपने देखा होगा उनमें सर्वर का बहुत ज्यादा इशू रहता है। और यही आप अगर प्राइवेट बैंक्स में देखेंगे तो सर्वर इशू उसमें भी रहता है लेकिन बहुत रेयरली रहता है, काफी बेटर उसमें बाकी उनके कंपैरिजन में सर्विसेज रहती है। इस रीजन से भी आप जाएंगे प्राइवेट बैंक की तरफ। लेकिन एक अगर स्टैट्स की तरफ हम जाएं तो हमारे देश के अंदर, इस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो बैंक अकाउंट्स हैं वो पब्लिक बैंक्स के अंदर हैं। पब्लिक बैंक में इसलिए है क्योंकि जब बात आती है सेफ्टी की तो पब्लिक सेक्टर बैंक से सबसे ज्यादा सेफ समझा जाता है क्योंकि मेजोरिटी स्टेक इसमें गवर्नमेंट का होता है। ये भी माना जाता है कि गवर्नमेंट का सिंस इसमें काफी ज्यादा स्टेक होता है, मेजोरिटी स्टेक होल्डर वो होते हैं, तो इन बैंक्स को वो कभी डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। उसके बाद और भी कई सारी इसमें चीजें आ जाती हैं, जैसे कि अगर आप अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो जैसे HDFC और ये ICICI बैंक हैं, इनमें अगर मैं अर्बन ब्रांचेस की बात करूं तो अराउंड 10,000 का अकाउंट मेंटेनेंस के लिए आपको बैलेंस रखना है। तो अगर आप इससे नीचे चले जाते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेज की कितने दिन आपका वो बैलेंस नहीं मेंटेन हुआ, उस हिसाब से वो आपसे काफी ज्यादा हैवी पेनल्टीज आपके ऊपर इम्पोज करते हैं। अब बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चीज हम सबने देखी है कि प्राइवेट बैंक्स हैव ऑलवेज आउट परफॉर्म द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इसका सबसे ज्यादा रीजन मैंने अभी कुछ आपको बता दिए हैं। प्लस यहाँ पे मैं भी अभी आपको कुछ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि रिटर्न्स जिसमें हम ये चीज को काफी आराम से देख सकते हैं। तो ये रहे आपके सामने प्राइवेट सेक्टर के रिटर्न्स, साथ ही साथ अब आप देखिए यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक के रिटर्न्स। तो अब आपने यहाँ पे ये चीज देख ली होगी कि SBI के अलावा बाकी सब बैंक्स की रिटर्न्स तो बहुत ज्यादा कम है। हाँ, SBI की थोड़ी यहाँ पर अच्छी रिटर्न्स है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो आउट परफॉर्म कर जाए किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक को। PSBs का मेन मोटिव फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। दैट मीन्स इनको बैंकिंग सर्विसेज हर कॉर्नर और हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास पहुंचाना इनकी प्रायोरिटी होती है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल भी देखा नहीं जाता कि किसी ब्रांच को अगर खोलेंगे तो उसको रन करना प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट मोटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद ये चीज आपने बहुत ज्यादा नोटिस की होगी कि अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें जैसे कि HDFC या ICICI, तो आप किसी रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री में चले जाएं, बहुत पीछे जो कोई गांव है, तो उसमें आपको इन बैंक्स की जो ब्रांचेस हैं वो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। वहीं अगर मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करूं जिसमें कि SBI हो गया या आपका यूनियन बैंक हो गया, तो ये आपको बहुत आराम से देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ ग्रामीण बैंक तो होते ही है, ग्रामीण बैंक का तो पर्पज ही होता है गाँव में होना। उसके बाद जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, साथ में आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो अटल पेंशन स्कीम, तो ये सारी स्कीम्स भी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू ही निकाली जाती हैं। यहां पर मैं एक चीज आपके सामने ऐड करना चाहूंगा। आपने ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस की होगी कि जब भी कोई फ्रॉड या स्कैम पकड़ा जाता है तो उसके साथ पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम जुड़ा होता है। तो ऐसा क्यों? साथ ही साथ इनका ये भी रोल माना जाता है कि जब भी कोई बिजनेस बैंकरप्ट हो जाए, कोई बिजनेसमैन का दिवाला निकल जाए, तो उनको भी रिवाइव करना इनका काम हो जाता है। जैसे कि हमने ये येस बैंक के केस में देखा, नीरव मोदी स्कैम जब पकड़ा गया, विजय माल्या का डिफॉल्ट कर जाना, इन सब केसेस में हमें ये बहुत ज्यादा देखने को मिला है। सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है हर्षद मेहता स्कैम, SBI का आपने देखा होगा। तो ऐसे क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिंस इसमें गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेक होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, तो इसमें बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बिजनेसमैन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो इसी वजह
और साथ ही साथ गवर्नमेंट में होते कौन है, पॉलिटिशियंस ही तो मिलकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इसका ये एक बहुत बड़ा रीजन है। साथ ही साथ जब इतना इनको बेयर करना पड़ जाता है इन सब की वजह से, जब इतना कभी कोई डिफॉल्ट कर जाता है, कभी किसी का स्कैम पकड़ा जाता है, तो जाहिर बात है काफी ज्यादा इनको सहना पड़ेगा, इनकी बैलेंस शीट जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगी। और जब भी बैलेंस शीट बिगड़ जाती है तब परफॉर्मेंस आपकी बैलेंस शीट ही बताती है असल में आपकी क्या वर्थ है, तो इन्वेस्टर जो है फिर उसको प्रेफर नहीं करते। और यही रीजन है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को हमेशा इनके ऊपर देखा जाता है, और इसी की वजह से हमेशा से इनको प्रीमियम मिलता आया है इन्वेस्टर्स को ओवर पब्लिक बैंक्स। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं। तो जब भी हमें किसी भी बैंक की वैल्यू को कंपेयर करना होता है, अलग अलग बैंक की हमें वैल्यू गिवन होती है, तो हम उसको कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन सा अच्छा है या कौन सा खराब परफॉर्म कर रहा है, मतलब रैंकिंग बेसिकली कि फर्स्ट रैंक किसकी है, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इस टाइप से। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पीबी रेशियो। पीबी रेशियो मींस प्राइस टू बुक रेशियो। तो बैंक की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए पीबी रेशियो का यूज किया जाता है। एक हाई पीबी रेशियो इंडिकेट करता है कि मार्केट किसी पर्टिकुलर बैंक को उसके पेयर्स के कंपैरिजन में हाई वैल्यू करता है। अब मैं आपको कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की पीबी रेशियो शो करता हूं। एसबीआई को छोड़ के सबकी पीबी रेशियो इज लेस देन 1, बट अगर आप यही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को देखें तो सबकी रेशियो 2 से लेकर 4 के बीच है। पर कुछ दिनों से इस पीबी रेशियो में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक के हवाले से ये इंप्रूव हो रहे हैं एंड अब शायद पब्लिक सेक्टर बैंक्स के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। पीएसबी भी प्राइवेट बैंक्स को टफ कंपटीशन दे रहे हैं एंड यही रीजन है कि एक इन्वेस्टर इसकी तरफ देख सकता है। अब हम देखते हैं कि रिसेंट टाइम्स में किस तरह पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अपने बिजनेसेस एंड फाइनेंशियल्स को इंप्रूव किया है। नाउ वन बाय वन हम उन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जिनकी वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड इन्फ्यूजन ऑफ यूथ। जब भी हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स को टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर करें या उनको देखें तो आपकी क्या इमेज आएगी, आप सोचेंगे कि कोई मैच ही नहीं है। लेकिन अब जो है जो अब आगे टाइम आने वाला है उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने भी ये रियलाइज कर लिया है कि सिंस ये डिजिटलाइजेशन एंड टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर का जमाना है तो इसके साथ चलना इनके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो इनकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। ये चीज हम बहुत क्वाइट एविडेंट है कि जैसे जैसे आप इनके मोबाइल ऐप्स वगैरह अब देखते होंगे तो उनमें भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। प्लस ये लोग चाहते हैं कि इनकी बैंक्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है वो यंग लोग काम करें। एवरेज एज ऑफ द एम्प्लॉयज को कम से कम रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि यंग जनरेशन जो है वो टेक्नोलॉजी को ज्यादा अच्छा हैंडल कर पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है क्लियरिंग अप ऑफ बैलेंस शीट्स। जैसे कि मैंने आपको पीछे बता ही दिया कि पास्ट में इनकी बैलेंस शीट्स के अंदर काफी सारे बैड लोन्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से इनको बहुत बेयर करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे अब टाइम बढ़ रहा है, कमिंग अप विद द न्यू रिफॉर्म्स, तो इनमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पिछले 5 साल में गवर्नमेंट ने लगभग 3.10 लाख करोड़ का इनमें कैपिटल इन्फ्यूजन किया है ताकि इनकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आए। इन्हीं सब रीजंस की वजह से इनके क्वार्टरली रिजल्ट में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में ये पीएसबी जो है प्राइवेट बैंक की बराबरी आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं CAR की, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये रेशियो किसी भी बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। ये बैंक की कैपिटल एंड उनकी एसेट्स की रिस्कीनेस का रेशियो है, जो कि बैंक की लोन बेयर करने की एबिलिटी को बताता है। तो CAR जब हाई होता है सो इट इज अ पॉजिटिव साइन। अगर मैं लीडिंग बैंक्स की बात करूं जैसे कि HDFC एंड ICICI, तो उनमें ये ऑन एन एवरेज 17.5 से लेकर 18% पर एनम के बीच देखने को मिलता है। वहीं पीएसबी जैसे कि SBI एंड यूनियन बैंक में ये नंबर 12.5 से लेकर 13% पर एनम के बीच है। आफ्टर कोविड RBI गवर्नर मिस्टर शशिकांता दास ने बैंक से ये अर्ज किया है कि वो अपने CAR को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें, ताकि कोविड जैसी सिचुएशन अगर फ्यूचर में अराइज करें तो इससे वो आराम से निकल सके। नेक्स्ट पॉइंट जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है NPA एनालिसिस। NPA मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जैसी सिचुएशन कब आती है बैंक के लिए, इसका पहले तो मतलब समझते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जैसी सिचुएशन बैंक के लिए तब आती है सामने जब उन्होंने लोन जो जनरल पब्लिक को बैंक देती है उनसे वो रिकवर कर पा रहे हैं कि नहीं उसको बोलते हैं, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तब वो NPA सिचुएशन आ जाती है। तो आप इसको इन शॉर्ट बैड डेट्स वाले केस के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। और टेक्निकली अगर NPA किसी को डिक्लेयर करना है तो वो कब होता है, जैसे कि अगर बैंक अपनी जो मंथली इंस्टॉलमेंट जैसे उनकी बनती है जिसमें कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों इंक्लूड होते हैं, तो जब ये 90 और उससे ज्यादा दिन तक ओवरड्यू हो जाती है तब आप किसी भी अकाउंट को NPA डिक्लेयर कर देते हैं।
तो जितना बढ़ता हुआ एनपीए आपको दिखेगा, ये कभी भी एक अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि बैंक ने जो लोन्स लोगों को दिए हैं, जिस आदमी को बेसिकली दिया गया है वो पर्टिकुलर लोन जिसको आपने एनपीए डिक्लेयर किया है, उसकी इन्होंने सही से जांच नहीं की है। एज ऑफ 2018 ग्रॉस एनपीएस पीएसबीज में 14.6% थे। वहीं नेट एनपीएस की अगर मैं बात करूं तो वो 8% के करीब थे, जो कि काफी एक चिंता का विषय था उस समय। बट अगर हम मार्च 2022 के फिगर्स को देखें तो ग्रॉस एनपीएस 7.4% थे एंड नेट एनपीए जो थे वो 2% आ गए थे, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम जनरेटेड फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स एंड डिपॉजिट्स। तो इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट आता है वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से आता है। लाइक जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो लोन्स लेना जनरल पब्लिक के लिए हैवी पड़ जाता है, जिससे कि लोन्स लोग कम लेते हैं और सेविंग जो है वो अट्रैक्टिव नजर आती है। तो इस वजह से एनआईएम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। यही आपको पीएसबीज में ऑन एन एवरेज 2 से लेकर 2.5% के बीच देखने को मिलेगा एंड प्राइवेट बैंक्स में आपको 3 से लेकर 3.5 के बीच में देखने को मिलेगा। अब अगर मैं आज की बात करूं तो सेंट्रल बैंक जो है वो तो लगातार इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जा रहा है, बट वो लेंडिंग रेट्स को बढ़ा रहा है, डिपॉजिट्स में वो कोई चेंजेस नहीं ला रहा है। यही रीजन है कि बैंक्स को आज की तारीख में प्रॉफिट हो रहा है और उनकी परफॉर्मेंस लगातार बाय लगातार इंप्रूव हो रही है। लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है लोन एडवांसेस ग्रोथ। आरबीआई के एफएसआर दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की अगर हम माने तो पीएसबीज में इंडस्ट्रियल क्रेडिट में 3 साल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद आज फिर से ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्रेडिट एडवांसेस में इंप्रूवमेंट मेनली स्ट्रॉन्ग रिटेल क्रेडिट एंड बढ़ते इंडस्ट्रियल क्रेडिट की वजह से देखने को मिल रहा है। पर अगर हम कंप्लीट बैंकिंग सेक्टर को देखें तो अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक पीएसबीज के आगे हैं, पर पीएसबीज भी एक अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपको यहाँ पे ये एडवाइस करना चाहूंगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, स्पेशली इस टाइम पे, तो आपको पीएसबी सेक्टर की तरफ जरूर देखना चाहिए। आप इसको बिल्कुल भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। एसबीआई के जो अभी हाल ही में रिजल्ट देखने को मिले हैं वो इसको अच्छे से बैक करते हैं। प्लस आपको इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका एक बहुत बड़ा बेस है। तो जब इनके अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्पेशली अगर आ जाएगी, अगर ये ज्यादा उस लिहाज से स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आप फिर इमेजिन कर सकते हैं कि इनकी जो परफॉर्मेंस है, स्पेशली रिटर्न्स वगैरह है, वो कहां पर पहुंच जाएगी। तो वो मैं अब आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आप किस तरीके से अपने डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। प्लस आपके भी एडवाइजर्स होते होंगे जिनका आप सलाह मशवरा करके जरूर से उनसे बात करके आप यहाँ पे कोई भी स्टेप लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर आपको वीडियो कहीं भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। टिल देन हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।